नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा सीट की बात करेंगे। राजनीतिक पन्नों में मध्य प्रदेश के विदिशा रायसेन संसदीय सीट की अपनी एक अहम भूमिका रही है। प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति, विदिशा लोकसभा सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर शुमार होती रही है। राजनीति के साथ साथ विदिशा का प्राचीन काल से ही अपना एक अलग महत्व रहा है। सांची के बौद्ध स्तूप हो या फिर उदयगिरी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के कारण भी विदिशा संसदीय सीट दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखती है। बीजेपी के लिए यह सीट बहुत ही खास है, क्योंकि बीजेपी के लिए देश भर की सबसे सेफ सीटों में से अगर किसी एक का नाम आता है तो वो है विदिशा। विदिशा संसदीय सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। यही कारण है कि इस सीट से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़कर न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की, बल्कि देश की सत्ता के शिखर तक भी पहुंचे। इसके बाद देखते ही देखते विदिशा संसदीय सीट हाई प्रोफाइल सीटों में गिने जाने लगी। यहां से रामनाथ गोयनका, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी सांसद रह चुकी हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार भी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया है। विदिशा, जिसे उनका गढ़ कहा जाता है, बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सीट है। बेतवा और बेस नदियों के संगम पर बसा विदिशा शहर सांची से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। पहले इसे बेस नगर के नाम से भी जाना जाता था। यह शहर सम्राट अशोक के राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। उनकी पत्नी देवी वेदिशा महादेवी के नाम से इसका नाम विदिशा रखा गया था। 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौरान विदिशा व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बना था। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह शहर इतना प्रभावशाली था कि इसका उल्लेख महाकाव्य रामायण और कालिदास की रचना मेघदूत में भी मिलता है। विदिशा में समृद्ध संस्कृति है, जो विभिन्न धर्मों और परंपराओं का मिश्रण भी है। यहाँ के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन समुदाय से आते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से विदिशा लोकसभा सीट का पूरा समीकरण समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन इससे पहले सुनिए कि विदिशा के जानकारों का क्या कुछ कहना है इस सीट को लेकर। उसके बाद आपको इसका पूरा समीकरण बताएंगे। रमाकांत भार्गव की जहां तक बात कहूं मैं, तो वर्तमान सांसद बैठकों तक सीमित रहे। जमीनी स्तर पर बहुत सारी चीजें हमने देखी नहीं उनकी, कि बहुत सारी चीजें उनके साथ ही उद्घाटन करना एक अलग बात है। जनता के प्रति मूल भाव और उनके मूल उद्देश्यों की पूर्ति करना एक दूसरी बात है। लेकिन दुखद रही थोड़ी सी स्थिति है कि रमाकांत भार्गव उच्च रूप में रामपाल सिंह के समय कार्यकाल में थोड़ा सा तब्दीलियां देखी, और जहां तक मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान का भी जैसे दिल विदिशा के लिए धड़कता है। व्यापारिक दृष्टि से मैं कहूँ तो उनका कारोबार यहाँ है। औद्योगिक क्षेत्र में कहूँ तो एक उनकी दुग्ध फैक्ट्री भी यहाँ काम करती है। उनका लगाव होना स्वाभाविक ही है यहाँ से। लेकिन अब उनके प्रति जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि 5 बार के सांसद 25 साल का कार्यकाल काउंट करा जाए, साधारण रूप में अगर काउंट करे तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे याद है कि मैं रात्रि के 8 बजे बेतवा नदी पर खड़ा था, और जब उन्होंने कहा था कि जब बैरागढ़ हुआ करता था, आज संत हृदय राम नगर है, तो उन्होंने उस समय कहा था 8 बजे के आसपास रात्रि में कि मैं विदिशा को उपनगर देखना चाहता हूं। तो वो चीजें थोड़ी सी पूर्ति नहीं हो पाई। बेतवा बहुत बड़ा कारण जो बनती है राजनीतिक दृष्टि से बनने की कारण, तो शुद्धिकरण पानी का हमें वो भी चाहिए। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं तो उसमें विदिशा पिछड़ा है, इसी बेरोजगारों की दर बढ़ रही है। इस ओर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इस सीट पर आपको क्या लगता है, भाजपा कांग्रेस में कितनी फाइट रहेगी, क्या स्थिति रहेगी? जहां तक फाइट की बात मैं कहूं तो मैंने पहले कहा कि 67 से जो टेस्ट आया वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का टेस्ट है। जनता पार्टी भी कमोबेश उन्हीं का एक रूप रहा है। फाइट में कांग्रेस फिलहाल अभी इसलिए नहीं कह सकता मैं, रहती तो नहीं रही है। 2 बार सिर्फ कांग्रेस को हासिल रही है जीत यहाँ से, बल्कि टेस्ट में मैं कहूँ तो मुश्किल जाता है उन लोगों को, लेकिन प्रयास करने से सब होता है। हालांकि उनका अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं है। तो न्याय यात्रा जो चली है और जो इनका भारत जोड़ो यात्रा चली, बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं रही। जहां जहां से ये गुजरे हैं कमोबेश वहीं उनके हाथ से सरकार, स्टेट की सरकार चली गई। लोकसभा भी मुझे नहीं लगता है, जो एक मोदी का जादू हिंदुस्तान में चल रहा है, राम मंदिर, दूसरे मुद्दे भी जो कारगर साबित हो सकते हैं। मेरा नजरिए से मैं कह पा रहा हूँ कि मेरे व्यक्तिगत सोच हो सकती है। वर्तमान में हिंदुत्व सनातन की राजनीति और मोदी जी का जादू, उसका भी सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा।
और फिर ऊपर से हमारा प्रत्याशी हमारा पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसने विदिशा जिले में मध्य प्रदेश की अपेक्षाकृत औसत ज्यादा ध्यान दिया है और उसके हटने से उसके प्रति विदिशा क्षेत्र में जितनी सहानुभूति है विदिशा लोकसभा क्षेत्र में, शायद उतनी मध्य प्रदेश के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। इन सारे समीकरणों को देखते हुए विदिशा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन कांग्रेस अगर अच्छे इश्यूज को लेकर जनता के बीच जाती है तो बहुत बड़े संघर्ष को चैलेंज कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसी संभावनाएं मैं व्यक्त करता हूं। समीकरण आप खुद ही समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह जी के सामने कौन कांग्रेस का प्रत्याशी टिक पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वो भी सोच समझ के मैदान में आएगा कि क्या हो सकते हैं परिणाम। भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो कांग्रेस और भाजपा में कितनी फाइट रहेगी, कैसी रहेगी? एक तरफा चुनाव समझ में आता है। आम जनता के बीच में हम लोग जाते भी हैं तो लोग कहते हैं, मतदाता कहते हैं कि शिवराज सिंह जी ने जो इस दिशा और प्रदेश के लिए किया है वो किसी नेता ने नहीं किया। इसलिए ये कहना स्पष्ट है कि एक तरफा चुनाव है। हमारे सांसद रमाकांत भार्गव अभी तक रहे और उनके कामकाज को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह भी उठे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने काम तो किए हैं। विदिशा में किए हैं, रायसेन में किए हैं, बुधनी में किए हैं, काम तो कई जगह किए हैं। संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, इसलिए काम एकदम दिखाई नहीं देते, लेकिन काम तो बहुत किए हैं उन्होंने। राहुल गांधी समय समय पे अपनी जमीन तलाशने इधर उधर किसी प्रदेश में जाते रहते हैं और कांग्रेस को क्या फायदा होगा ये तो सभी जानते हैं। कांग्रेस को नुकसान ही होगा उनकी यात्रा से। यहाँ तो पिछले 3 चुनावों से मुकाबले जैसी कोई स्थिति देखने को ही नहीं मिल रही है। पिछली बार ही एक गुमनाम चेहरा रमाकांत भार्गव जब भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर जब चुनाव मैदान में यहाँ उतरे तो उन्होंने जो है ऐतिहासिक जीत हासिल की। विदिशा संसदीय क्षेत्र में आज तक कभी किसी प्रत्याशी को 5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल नहीं हुई थी। उन्होंने सुषमा स्वराज से बड़ी जीत हासिल करके बता दिया कि यहाँ पर भाजपा का सिक्का चलता है। और अब तो यहाँ पर जो है 6वीं बार खुद शिवराज सिंह चौहान जो है चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, तो उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि ये जीत जो है इस बार की काफी बड़ी जीत होगी। तो भगदड़ सी मची हुई है और कांग्रेस अभी अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पा रही है, तो साफ तौर पे ये देखने में आ रहा है वन साइडेड एक तरफा मामला है। तो क्या लगता है भाजपा कांग्रेस की कितनी फाइट रहेगी इस सीट पर? अभी फिलहाल तो कोई फाइट नजर ही नहीं आ रही, कहीं से कहीं तक कोई फाइट नजर नहीं आ रही। यहाँ मौजूदा जो सांसद है रमाकांत भार्गव जी, उनका कोई विशेष कार्य विदिशा में तो देखने में नहीं आया। और विदिशा में जमीनी स्तर पे अगर व्यापारियों से चर्चा करें या अपन अन्य किसी से चर्चा करें, तो मैंने बहुत से लोगों से मिला बैठा, बाजार में जो चर्चा का विषय है वो रमाकांत जी का कोई बहुत विशेष योगदान विदिशा के लिए नहीं रहा पिछले 5 वर्षों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है वह प्रामाणिक रूप से न केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी का बल्कि कांग्रेस में भी उसके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान अपनी लोकप्रियता को वोटों में तब्दील करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शिवराज सिंह का कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का खड़ा होगा तब भी जीत शिवराज सिंह की सुनिश्चित है। कांग्रेस में विधानसभा में भी कांग्रेस की ओर से गलती हुई थी और इस बार भी लोकसभा के अंदर यह स्थिति है कि वो कुछ घबराए हुए हैं और सोचते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जिसकी जीत की उम्मीद हो, लेकिन ऐसा उन्हें कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा से चुनाव लड़ा और जीते भी। उन्होंने लखनऊ सीट से भी जीते थे और लखनऊ को चुनने के बाद उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी थी। शिवराज सिंह चौहान 1991 से 2005 तक विदिशा से सांसद रहे। 2009 और 2014 में सुषमा स्वराज ने यह सीट जीती थी। 2019 में रमाकांत भार्गव विजय हुए थे और अब 2024 लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद बनने की तैयारी में हैं और चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इससे पहले अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर देखें कि विदिशा का क्या परिणाम रहा है, तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे रमाकांत भार्गव, जिन्हें 8,53,022 वोट मिले थे। 68.23% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र पटेल मैदान में थे, जिन्हें 3,49,938 वोट मिले थे और वहीं पर 27.99% वोट प्रतिशत रहा था।
बीएसपी की तरफ से गीतावली इंजीनियर पीएस अहिरवार मैदान में थी, जिन्हें 14,409 वोट मिले थे। 1.15% वोट प्रतिशत रहा था। एक उम्मीदवार निर्दलीय भी मैदान में था, सुधीर कुमार, जिन्हें 5,102 वोट ही मिले। 0.41% वोट प्रतिशत रहा था। विदिशा लोकसभा सीट बीजेपी जनसंघ का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी, इसके अलावा कई दिग्गज भी मैदान पर उतरे और जीत भी दर्ज किए थे। खुद शिवराज सिंह चौहान 5 बार यहां से चुने गए, लेकिन 2014 में शिवराज सिंह चौहान मैदान में यहां पर नहीं थे। यहां पर अगर 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात की जाए, बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज चुनावी मैदान में थी, जिन्हें 7,14,348 वोट मिले थे। 66.55% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मण सिंह मैदान में थे, दिग्विजय सिंह के भाई, और उन्हें 3,03,650 वोट मिले। 28.29% वोट प्रतिशत मिला। जीजीपी के तरफ से कमलेश सल्लम मैदान में थे, 10,824 वोट ही उन्हें मिल सका। 1.01% वोट प्रतिशत रहा था। उसके बाद बीएसपी की तरफ से अमर सिंह पटेल भी इसी साल मैदान में थे। 9,699 वोट इन्हें मिला था, 0.90% वोट प्रतिशत, और एक निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रेश सिंह, जिन्हें 5,359 वोट मिले। 0.50% वोट प्रतिशत रहा। विदिशा जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें विदिशा, बासौदा, कुरवाई जो एएससीसी है, और सिरोंज, इसके अलावा शमशाबाद भी शामिल हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट विदिशा आई थी, लेकिन यही समीकरण 2023 में बदल गया और कांग्रेस जो 1 सीट विदिशा की आई थी, वो भी 2023 में हार गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक विदिशा की जनसंख्या को अगर देखें तो 24,89,495 यहाँ की जनसंख्या है। हालांकि अब 2019 के बाद यह आंकड़ा बढ़ा भी है, जिसके आंकड़े जल्द ही सामने आएंगे। जातीय समीकरण को समझने से पहले सुनिए कि विदिशा की जनता की क्या राय है। हम बड़ा ठेका सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना अच्छा सांसद मिला कि इन्होंने आज तक हमारी बात लोकसभा तक कभी पहुंचा ही नहीं। विदिशा में कुछ भी नहीं है उनके नाम पर कहने के लिए। देखिए, रमाकांत जी भार्गव जी ने विदिशा लोकसभा में हमारे लोकप्रिय सांसद रहे और बहुत विकास का काम किए हैं। उनने विदिशा, बासोदा, रायसेन, पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुत शानदार काम किए हैं। केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं को बखूबी उनने धरातल पर उतारने का काम किया है, और बहुत सारे पुल और पुलिया शहरों में बहुत विकास किया है उनने। हमेशा हमारे स्थानीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में विदिशा शहर में विकास कार्य निरंतर चालू है। पार्टी ने इस वक्त कैंडिडेट चेंज किया है, शिवराज सिंह चौहान को सीट से उतारा है। क्या लगता है आपको, मतलब शिवराज सिंह चौहान उनसे बेहतर है? बात बेहतर की नहीं है, बात समय की है। परिवर्तन होता रहता है, और विदिशा के लोग बड़े, संसदीय क्षेत्र के बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें शिवराज सिंह जैसे दोबारा हमें विदिशा लोकसभा से एक उम्मीदवार मिले हैं। तो विदिशा संसदीय क्षेत्र में और अधिक विकास अब होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जहां से उन्होंने कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, तो हमें बहुत उनसे बहुत आशा है। पहले भी जब से वो सीएम रहे हैं 18-20 साल, उन्होंने बहुत काम किया विदिशा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए काम किया है, और लाडली नेता के नाम से जाने जाते हैं। अब हमें लिए सभी विदिशा लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो हमें उनसे बहुत आशा है, क्योंकि वो यहाँ जीतने वाले हैं और मंत्री भी बनेंगे। तो बहुत आशा है कि और यहाँ विकास की वो गंगा बहाएंगे, लहर बहाएंगे। तो हमें तो बड़ी खुशी है। मौजूदा सांसद रमाकांत भार्गव के काम से आप कितने खुश हैं? क्या कहते हैं उनके बारे में? ये उनसे भी खुश हैं। वो भी जो पार्टी की नीतियां हैं, उन्होंने जो विकास कार्य हैं हमेशा सहयोग दिया है, और सब पार्टी ने मिलकर ही बीजेपी ने इतने जो काम कराए हैं। जबकि उसके पहले रोडों वोडों का कितना बुरा हाल था, जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने अच्छे काम किए हैं। हम तो उनसे काम से बहुत खुश हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस भाजपा में कितनी फाइट रहेगी इस सीट पर? इस सीट पे तो कांग्रेस कहीं कभी फाइट नहीं दे पाती। वो तो बीजेपी की सीट है, और बीजेपी की कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगी इस सीट से। भाजपा ने इस बार बहुत सशक्त उम्मीदवार खड़ा किया है, और निश्चित रूप से बहुत विकास होगा। और जो अपने उन्हें
अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी इस प्रदेश का बहुत विकास किया है। निश्चित रूप से अपने संसदीय क्षेत्र में भी वो और विकासशील रहेंगे। आपको लगता है 5 साल में जो भाजपा के उम्मीदवार वो थे सांसद, उन्होंने भी सामान्य विकास किया है, अच्छा विकास किया है, लेकिन अब जो वर्तमान उम्मीदवार शिवराज सिंह जी हैं, इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये निश्चित रूप से संसदीय क्षेत्र में बहुत अतिरिक्त विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा सीट रही है और अभी भी रहेगी और विकास तो बहुत अच्छे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सरकार की जो नीति है, एक समस्या ये है कि यहाँ पे 18 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, लेकिन एक सिंथेटिक विकेट हो जाए इस स्टेडियम में, तो आप शिवराज जी जैसे यहाँ संसद सदस्य बनेंगे, सबसे हम स्पोर्ट्स वालों की सबसे पहली मांग रहेगी स्टेडियम में सिंथेटिक बन जाए। बाकी विकास तो बहुत बढ़िया हुए, मेडिकल कॉलेज शिवराज जी की देन है या भाजपा की देन है, या बेतवा नदी पुल बना, मतलब सारे रोड अच्छे बने हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन बस एक समस्या स्पोर्ट्स के बच्चों की है कि यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ बन जाती है, धूल मूल से थोड़ा निजात मिल जाए। मध्य प्रदेश में जो ने विकास किया है पहले से, अब उस विकास को दोहराने के लिए शिवराज जी लोकसभा के चुनाव में विदिशा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश को चमन किया है। लाडली बहनों के लिए जो काम किया है, प्रदेश के बच्चे बहनों के लिए, जन नागरिकों के लिए जो योजना है उन्हें दी है। अब भविष्य में हम उनसे कामना करते हैं विदिशा लोकसभा से जाकर वो देश की सेवा करेंगे, ऐसा हमारे मोदी जी ने सोचा है। देश में जाकर कैंडिडेट नहीं उतारा, जबकि भाजपा ने अपने कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान को सीट से उतार दिया, इसके बारे में क्या कहते हैं? अब कांग्रेस तो देखिए पूरे देश में लगभग खत्म ही हो रही है, खत्म की कगार पे है, और जो कि मध्य प्रदेश में तो लगभग कांग्रेस के नामी गिरामी नेता भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। अब उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? बाकी अब पार्टी कांग्रेस की जाने कि शिवराज जी जैसे लोकप्रिय नेता के सामने कौन सा कैंडिडेट खड़ी करती। पहली बात तो ये है कि शिवराज सिंह जी आए हैं इस लोकसभा सीट से, बहुत खुशी है। और क्या यहाँ पे अभी तक जो कार्य नहीं हुए थे वो अब कार्य होंगे। भले ही पहले से सांसद थे रमाकांत भार्गव जी, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं, बट अब शिवराज सिंह जी आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन यहाँ विधानसभा सीट से कोई मंत्री भी नहीं था, कम से कम अब बड़ा नेता आया है तो कुछ अच्छे काम और होंगे। पार्टी का ये अच्छा निर्णय रहा, इस बार सांसद के तौर पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को मौका दिया। जो भी कार्य रह गए थे वो इस बार पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार बहुत अच्छा कैंडिडेट मिला है। आप बताइए कुछ, आप बोलिए। मैंने तो 5 साल में रमाकांत भार्गव जी को कभी इस लोकसभा सीट पर नहीं देखा, ठीक है ना। उन्हें वैसे भी यहाँ पर नीलकंठ नाम दिया गया है, जिस हिसाब से नीलकंठ पक्षी दिखता है वर्षों में, वैसे ही रमाकांत भार्गव जी पाए जाते हैं। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जरूर यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है और उनसे आशाएं काफी हैं कि विदिशा में सुधार होगा। बाकी विदिशा में विकसित और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। शिवराज सिंह जी विदिशा के प्रत्येक व्यक्ति के नस नस में भरे हुए हैं। इतने जन प्रतिनिधि आए गए, लेकिन शिवराज सिंह जी जैसी छवि कोई भी नेता नहीं छोड़ पाया। शिवराज सिंह की लोकप्रियता भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उनकी जो शैली, काम करने का जो अंदाज है, वो पब्लिक के दिल दिमाग सभी में छाया हुआ है। हम उनको बहुत अग्रिम बधाई देते हैं। वे इस बार रिकॉर्ड मतों से बहुमत पर जीत के आएंगे। धन्यवाद। अब आपको बताते हैं कि जातीय समीकरण यहाँ पर क्या बनता है आबादी के हिसाब से। 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक यहाँ पर किस जाति की कितनी आबादी है, अगर उसको देखें तो उसमें पहले समझिए कि 60.17% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर्स 13,18,280 है, 76.2% है। शहरी वोटर यहाँ पर 41,17,046 है और इनकी 23.8% वोट प्रतिशत है। और इस 2019 में कुल वोटर 17,30,026 काउंट किए गए थे। हाल के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि मध्य प्रदेश में विदिशा में भी दलों की ओर से गोलबंदी तेज है, जातिगत समीकरण बनाने के कवायद भी तेज है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ से एनडीए गठबंधन के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान है।
दो उम्मीदवारों के बीच में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इस सीट पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आदिवासी की आबादी ज्यादा है, जो कि संसद तक एक नेता को चुनकर पहुंचाने में अपनी अहम रोल भी निभाती आई है। अगर जाति और आबादी को देखें तो बौद्ध धर्म के यहाँ पर 0.03% आबादी है, ईसाई धर्म के 0.12%, जैन धर्म के 0.79%, मुस्लिम धर्म के 9.98%, अनुसूचित जाति के यहाँ पर 16.6% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 16.6% और इसके अलावा सिख समुदाय 0.11% यहाँ पर आबादी बताई जाती है। 1967 में जनसंघ के पंडित शिव शर्मा ने विदिशा से पहली जीत दर्ज की थी। 1971 में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन 1977 में जनता पार्टी ने बाजी मार ली। 1980 और 1984 में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 1989 के बाद से यह सीट बीजेपी का गढ़ बन गया। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट भगवा रंग में रंगी एक ऐसी सीट है जिसका इतिहास 1967 में शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक सिवाय 1980 और 1984 के दो चुनावों को छोड़कर देखें तो यहां हमेशा से बीजेपी का ही परचम लहराया है। अगर किस साल में कौन सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं उनकी बात करें तो 1967 में पंडित शिव शर्मा भारतीय जनसंघ से, 1971 में रामनाथ गोयनका भारतीय जनसंघ से, 1977 में राघव जी जनता पार्टी से, 1980 और 1984 में प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस की तरफ से, 1989 में राघव जी बीजेपी की तरफ से, 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तरफ से, 1991 में उपचुनाव हुए और उसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में शिवराज सिंह चौहान यहां से बीजेपी की तरफ से सांसद बने। इसके बाद 2006 में रामपाल सिंह बीजेपी की तरफ से चुने गए। 2009-2014 में सुषमा स्वराज यहां से बीजेपी की तरफ से सांसद चुनी गई। उसके बाद 2019 में रमाकांत भार्गव यहां से बीजेपी की तरफ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और अब 2024 में शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। इस बार 2024 में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में तो मामा और भैया जो दो पद है वो दुनिया में किसी पद से बड़ा नहीं, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने 8 दिसंबर को राघोगढ़ की सभा में इस बात से संकेत दे दिए थे कि वो इस बार मुख्यमंत्री रेस से बाहर है लेकिन अपने भरे मन से ये भी कहा था कि जस के तस रख दीनी चदरिया, और इसके बाद उन्होंने कई बार बयान दिया अपने ऊपरी मन से ये दिखावा जरूर किया कि मोहन यादव के सीएम बनने से उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बातों से ऐसा लगा कि उन्हें दुख हुआ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवराज के नेतृत्व में जीत दर्ज करने के बाद मोहन यादव की सरकार बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों में काफी हताशा का माहौल भी था। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके समर्थक भी मन मारकर काम करते दिख रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह के मैदान में आने से एक बार फिर से सभी समर्थकों में जबरदस्त जोश दिख रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में और वहां के जानकारों की अगर माने तो लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज को मोदी के साथ काम करने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे विदिशा के लोगों को बड़ा फायदा भी पहुंचेगा। शिवराज सिंह चौहान जमीनी नेता कहे जाते हैं, ऐसे में उनके क्षेत्र की आवाज दिल्ली में वो अच्छे से उठा भी सकेंगे। बीते दिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 29 में से 24 उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए गए। राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर ही हो रही है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लिस्ट आई तो पता चला कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से मैदान में है। शिवराज सिंह चौहान खुद कहते हैं कि ये सीट मुझे अटल जी ने सौंपी थी, मेरे बाद सुषमा जी ने जिम्मेदारी ली और अब 20 साल बाद फिर से मैं इस अवसर के काबिल हूँ। बीजेपी मेरी माँ है जिसने मुझे सब कुछ दिया। विदिशा से मेरे भावनात्मक लगाव है। मैं पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बार फिर से विदिशा की सेवा का अवसर दिया है। शिवराज सिंह चौहान 1991 से लगातार विदिशा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके बाद 2005 में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ा। बुधनी विधानसभा क्षेत्र भी विदिशा लोकसभा के अंतर्गत आता है। विदिशा लोकसभा सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी 1991, सुषमा स्वराज 2009-2014 में जीत दर्ज की। पत्रकार रामनाथ गोयनका ने 1971 में यहां से चुनाव लड़ा और जीत भी गए थे। शिवराज सिंह चौहान 4 बार
यहां से सीएम भी रहे हैं। यानी सबसे लंबे कार्यकाल वाले पहली बार शिवराज 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2018 तक सीएम बने रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने। देखा जाए तो बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कार्यकाल लगभग 17 साल का रहा है। 1972 में मात्र 13 साल की उम्र से ही शिवराज सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे, फिर एबीवीपी में आ गए। इमरजेंसी के दौरान शिवराज सिंह कुछ समय के लिए जेल भी गए और एक तरह से ये भी देखा जाए तो उनकी राजनीति को 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी, लेकिन शिवराज ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ सीएम, लेकिन कमलनाथ की सरकार को अभी 15 महीने भी नहीं हुए थे कि बगावत हो गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और साथ ही उनके समर्थक विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के बीजेपी में आने से ही कमलनाथ की सरकार गिर गई। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन अब उनके आगे की रणनीति क्या होगी? दो रास्ते हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान केंद्र में आए या फिर प्रदेश में रहकर ही पार्टी को मजबूत करें। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और अभी से यही नजर है सबकी कि शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा में क्या होगा। क्या विदिशा में शिवराज सिंह चौहान जीत पाएंगे? अगर जीतते हैं तो फिर उन्हें मोदी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अगर हारते हैं तो फिर ये आलाकमान तय करेगी कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या करना है। शिवराज सिंह चौहान का मकसद लोकसभा की सभी 29 की 29 सीटों को जीतकर बीजेपी को देना है। रैली में वो दावा भी करते आए हैं, मिशन 29 सफल होगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।